तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे अपने शासन को फैलाना शुरू कर दिया। तो कंपनी रूल एक्सपैंड्स, तो वो धीरे धीरे सब जगह पे अपना शासन जो है वो फैलाना शुरू कर चुके थे। तो इसमें हम लोग जिक्र करेंगे कि जब बक्सर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि कब हुआ था, 1764 में हुआ था ये युद्ध। तो जब ये युद्ध हुआ और युद्ध में जब अंग्रेजों की जीत हो गई, तो इस युद्ध के बाद रेसिडेंस जो है वो अपॉइंट किए गए, चुने गए। अब रेजिडेंस क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। रेजिडेंस जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग थे, तो इनका ये काम था कि जो भी पॉलिटिकल और जो कमर्शियल है उसका ये एजेंट बनते थे। यानी कि जो भी राजनीति से लेना देना है या जो भी व्यापार से लेना देना है, इस पर निर्णय लेना या नजर बनाए रखना इन रेजिडेंस का काम था। तो जो रेजिडेंस थे ये एक्चुअली एजेंट बन गए, किसके, पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट बन गए ये। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं या यहाँ पर ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब रेजिडेंस हैं, यानी कि इन सबको अपॉइंट किया गया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अवध के नवाब हैं, उनके बीच में इनके साथ तस्वीरें हैं। हालांकि यही लोग जो रेजिडेंस लोग हैं, इनसे ये सारे सत्ता वगैरह पावर वगैरह छीन भी लेते हैं। और यहाँ पे जो अवध के नवाब हैं वो अपने बच्चों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं रेजिडेंस के साथ। तो एक्चुअली इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिडेंस कहते हैं। और इनका काम था कि पॉलिटिकल और कमर्शियल जो यानी व्यापार संबंधी बातें या पॉलिटिकल बातें हैं, इनका ये एजेंट थे। और इनका काम ये था कि आप किस प्रकार से कंपनी के लिए काम करेंगे, कंपनी के हितों का रक्षा करना है, आपको कंपनी को नुकसान से बचाना है, कंपनी को ज्यादा फायदा पहुंचाना है। तो इनका यही काम था, जो रेजिडेंस वगैरह थे। तो इनका काम था सर्व करना, ठीक है, इन हितों का रक्षा करना था और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का प्रयास इन लोगों का था। यहां तक कि ये जो रेजिडेंस लोग हैं, ये रेजिडेंस लोग क्या करना शुरू कर दिए कि बहुत सारे जो भारत के जो स्टेट्स थे, वहां के जो नवाब थे, वहां पे जो राजनीति वगैरह चल रही थी, उस पे भी ये दखल अंदाजी करना शुरू कर दिए थे। यानी दखल डालना शुरू कर दिए, इंटरफेयर करना शुरू कर दिए थे, हर मामले में टांग अड़ाना शुरू कर चुके थे। यही डिसाइड करते थे कि किनको राजा कहाँ का बनना है, उनको कौन सा पद देना है, किस प्रशासन को वो चलाएंगे, इस तमाम तरह की जो चीजें हैं ये सब डिसाइड करना शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि जो इंडियन रूलर्स है, जो भारत का शासक था, उसको भी ये डिसाइड करते थे कि आपको आर्मी रखने की जरूरत नहीं है। ये आर्मी खुद देते थे, अंग्रेज लोग ही क्या करते थे, आर्मी देते थे। और आर्मी देकर ये क्या करते थे कि उनसे उसके एवज में पैसा लिया करते थे, उस आर्मी का पैसा लिया करते थे। और जो भी शासन वगैरह वहां पे था, जो स्थानीय शासक लोग थे, उनको ये बिल्कुल परमिशन नहीं था कि आप आर्मी रखिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो सैनिक रखते थे, जो इंडियन रूलर्स थे, और वो अगर पेमेंट नहीं कर पाते थे, उनका पैसा नहीं दे पाते थे, तो पेनाल्टी के तौर पे क्या होता था कि उनके इलाकों को छीन लिया जाता था। जो अंग्रेज होते थे वो इसके एवज पे क्या करते थे, जो राजा हैं, जो नवाब हैं, उनका जो इलाका आता था उनको छीन लिया करते थे, जब वो सैनिक का भरपाई नहीं कर पाते थे, सैनिक का पैसा नहीं दे पाते थे। अब आप ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से वो धीरे धीरे सत्ता पे काबिज हो रहा है अंग्रेज लोग। तो एक उदाहरण के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिचर्ड वेलेस्ली के बारे में। ये गवर्नर थे और ये 1798 से लेके 1805 के बीच तक ये गवर्नर बने रहे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो अवध के नवाब हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है, तो ये जो अवध के नवाब थे उनको इन्होंने मजबूर कर दिया कि वो अपना इलाका छोड़ दे, और कंपनी जो है इनसे उनका इलाका जो है वो छीन लेती है। क्यों छीनती है? क्योंकि इनको फोर्स जो है अंग्रेजों ने दिया था,
अब उस फोर्स का पैसा उनको पे करना था जो नवाब थे, वो पे नहीं कर पाए, तो इसके एवज पे इनके इलाका को ही छीन लिया गया और इनके पावर को छीन लिया गया। तो इसी तरह से हैदराबाद में कई ऐसे इलाके थे जहां पर इसी तरह से धीरे धीरे सारे इलाकों को अंग्रेजों ने छीन लिया। जो रेजिडेंट होते थे उनके पास किस तरह की पावर होती थी, ये यहाँ पर जेम्स मिल जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो जेम्स मिल कौन थे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो जेम्स मिल एक इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जो स्कॉटलैंड से आए हुए थे, और इन्होंने कहा था कि जो रेजिडेंट का चुनाव होगा वो कौन करेगा, कंपनी करेगा। कंपनी अपॉइंट करती थी रेजिडेंट को। अब ये देखना है कि रेजिडेंट के पास पावर क्या है। तो जो रेजिडेंट होता था वो उस कंट्री का किंग के जैसा देखा जाता था, वो उस देश का राजा माना जाता था, और वो जो इंस्ट्रक्शन आपको देता, इंजक्शंस देता, इंजक्शन का मतलब इंस्ट्रक्शंस, तो वो जो निर्देश वगैरह देता उस पे किसी को दखल अंदाजी नहीं करना है, उसका विरोध नहीं करना है, आपको उसका काम करना है। और जो आपके वहां के राजा हैं, जो भारत के, जो कि दब्बू राजा हैं, दब्बूपन उनके अंदर है, अगर वो नहीं मानते और किसी तरह का विरोध वगैरह करते हैं तो इसे गलत माना जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और अगर उनके साथ जो भी चलते हैं, यानी कि जिस तरह से अंग्रेज कह रहे हैं, अगर उनके साथ वो चलते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। लेकिन अगर उनके विरोध में या अगेंस्ट में काम होता है तो काफी उथल पुथल जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो जाएगी। टीपू सुल्तान शेर मैसूर, ये मैसूर के रहने वाले थे टीपू सुल्तान। और अब हम लोग यहाँ पे इनका जिक्र देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से अंग्रेजों से क्या क्या लोहा लिया। तो दरअसल कंपनी जो थी वो यहां पर कब्जा नहीं कर पा रही थी, तो कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान बहुत ही एक ताकतवर जो थे, एक लीडरशिप थे, तो इनका मैसूर में कंट्रोल था। और इस कारण से जो अंग्रेज लोग थे उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली और इकोनॉमिक तरीके का खतरा नजर आ रहा था कि ये कहीं ना कहीं विरोध करेगा, और ऐसा ही हुआ भी। अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि हैदर अली जो थे ये एक बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, एक शक्तिशाली शासक थे हैदर अली, जिन्होंने भारत में 1761 से लेकर 1782 तक शासन किया। और इन्हीं के बेटा थे जो बहुत ही फेमस थे, जिसको आज हम लोग जानते हैं टीपू सुल्तान के नाम से। तो टीपू सुल्तान जो थे, इनका जो शासनकाल रहा वो 1782 से लेकर 1799 तक रहा, और इनका मैसूर में पूरी तरह से कंट्रोल था, पकड़ था। और इन्होंने क्या किया था कि जो अंग्रेज की कंपनी थी जो कि मालाबार कोस्ट में थी, मालाबार एक तट घाटी पे थी, तो वहां पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहां पर लोगों को, जैसे मिर्च वगैरह जो होता है, काली मिर्च वगैरह, जो इलायची वगैरह होता है, उसको परचेस करने से रोका। तो इन्होंने एक्सपोर्ट, जैसे कि जो चंदन की लकड़ी एक्सपोर्ट होती थी, जाती थी, या जो इलायची वगैरह जाता था, और इस तरह के जो भी व्यापारी थे उनको इन्होंने सीधा सीधा बोला कि आप उनसे संबंध तोड़ दीजिए, अंग्रेजों से संबंध तोड़ दीजिए। ऐसा किसको बोल रहे वो? जो वहां के लोकल व्यापारी लोग थे, जो लोकल मर्चेंट लोग थे, उनको सीधा सीधा ये ऑर्डर मिलता है कि आप अंग्रेजों के साथ इस तरह का कोई भी व्यापार ना करें। और उसके बाद जो टीपू सुल्तान थे, जो भारत में रह रहे थे फ्रांसीसी लोग यानी फ्रेंच लोग, उनके साथ इनका बहुत ही एक गहरा रिश्ता हो चुका था, और इन्हीं के बदौलत इन्होंने अपने आर्मी को मॉडर्नाइजेशन कर दिया था, यानी कि अपने आर्मी को मॉडर्न तरीके से बदल दिया था, यानी कि आधुनिकरण जो करण है वो टीपू सुल्तान ने
किया था। अब होता क्या है कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं काफी ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा फुरियस हो जाते हैं ये सब चीजों को देखकर कि इस तरह का ये कंट्रोल कर रहा है और हमारे जगह पे जो ब्रिटिशर्स लोग थे उनको काफी नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने ये भी देखा कि जो हैदर है, जो कि उनके पिता थे टीपू सुल्तान के, और जो टीपू सुल्तान है ये काफी ज्यादा घमंडी है, बहुत ही खतरनाक लोग हैं, और ये जब तक यहाँ पे सत्ता चलाएंगे, जब तक इनके हाथ में कंट्रोल रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान ही देंगे, हमको राजपाट अच्छे से करने नहीं देंगे। तो इसके वजह से 4 युद्ध होता है, 4 युद्ध होते हैं, 4 वॉर्स होते हैं। किसकी किसके बीच में? टीपू सुल्तान और जो अंग्रेज हैं उनके बीच में 4 युद्ध होते हैं। एक 1767 से लेकर यहाँ पे 69 तक युद्ध होता है, फिर 80 से लेकर 84 तक होता है, फिर 1790 से लेकर 92 तक होता है, और फिर 1799 में युद्ध होता है। तो यहाँ तक तो वो जीत हासिल करते जा रहे थे, लेकिन लास्ट में युद्ध में जो है टीपू सुल्तान बुरी तरह से हार जाते हैं और उनको मार दिया जाता है। तो ये हारते क्यों? क्योंकि ये अपने राज्य को बचाते बचाते हार जाते हैं और जो अंग्रेज हैं वो जीत जाते हैं और इनको मार दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि फिर उस मैसूर में जो पहले जो राजवंश टाइप का, जो वंशवाद टाइप का था, उसके साथ मिलकर जो वोडेयार्स थे उनके साथ मिलकर, जो अंग्रेजी फौज थे उनके साथ मिलकर यहाँ पर अपना कंट्रोल जो है वो रख लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस पिक्चर में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर टीपू सुल्तान के ये सारे बच्चे हैं, और लास्ट युद्ध में ये जो रेजिडेंट्स लोग हैं इन्होंने मजबूर किया था और बंदी बना लिया था इनके बच्चों को। बंदी बनाकर एक संधि जो है वो उन्होंने पास कर ली थी। तो इनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना भी पड़ा था। (1782) में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्ते ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेरे मैसूर कहा जाने लगा था। अब हम लोग देखेंगे वॉर विद द मराठास, यानी मराठों के बीच में लड़ाई होती है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि जो मराठा है वो किन से लड़ रहे हैं? अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। तो ऐसा हम यहाँ पे जानते हैं कि जब 18वीं सदी के ठीक मिडल में जब पहुंचते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो मराठे लोग थे वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे, और यहां तक कि जो मुगल साम्राज्य चल रहा था उसको भी चैलेंज कौन कर रहे थे? शिवाजी, क्योंकि शिवाजी जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे मराठा को। तो जब शिवाजी नेतृत्व कर रहे थे मराठों को, तो उस समय मुगल साम्राज्य को भी काफी ज्यादा चुनौती मिल रही थी। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि उस समय तो बहुत शक्तिशाली हो गए थे मराठा लोग। तो मराठा लोग बहुत शक्तिशाली हो गए, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत तकलीफ होने लगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मराठों की शक्तियों को अपने काबू में करना चाहता था, कर्व करना चाहता था और उसे डिस्ट्रॉय भी करना चाहता था। वो चाहता था कि जो मराठा की शक्ति उसको अपने काबू में कर लो, उसको समाप्त कर दो। तो ये मराठा पावर को वो इस तरह से समाप्त करने में लगे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा चलता गया। लेकिन यहां पर 1761 में, ये वाला पॉइंट दिमाग में रखिएगा, 1761 में एक युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत की तीसरा युद्ध होती है। यहां पर 2 युद्ध पहले हो चुके थे, लेकिन
उसमें जो थे मराठा लोग हार नहीं मान रहे थे। लेकिन जब थर्ड युद्ध होता है पानीपत का, जो 1761 में होता है, तो मराठे जो है वो पूरी तरह से डिफीट हो जाते हैं, पूरी तरह से उनका पराजय हो जाता है, यहां पर हार जाते हैं वो। और जब वो हार जाते हैं तो बहुत कुछ उनका छिन जाता है। मराठा चाह रहे थे कि वो दिल्ली में बैठ के पूरा शासन बागडोर पूरा भारत का चलाए, तो ये जो सपना वो देख रहे थे वो पूरी तरह से शैटर हो गया, पूरी तरह से चूर चूर हो गया। और जब अंग्रेजों ने मराठों को पूरी तरह से हराया, जब उनको अपने काबू में ले लिया, तो उन्होंने क्या किया कि वंशवाद के हिसाब से, राजवंश के हिसाब से, डायनेस्टी के हिसाब से उन लोगों को वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे यहां पे देख सकते, एक सिंधिया में किसी को कर दिया गया, किसी को होलकार में, गायकवाड़ में, भोसले में, तो अलग अलग स्टेट में डिवीजन कर दिया। किसने किया? अंग्रेजों ने कर दिया। तो अब इस प्रकार से जब ये तृतीय पानीपत युद्ध जब हुआ, वहां पे हार हुआ, तो एक पेशवा एक पद होता है। तो पेशवा जो था, पेशवा मराठा संघ का अध्यक्ष था। पेशवा कौन था? मराठा संघ का अध्यक्ष था। और अंग्रेज लोग थे, पेशवा पद के लिए वृद्ध रघुनाथ राव को समर्थन देता है, जबकि जितने बाकी बचे हुए मराठा लोग थे वो किनको दे रहे थे समर्थन? नाना फडणवीस को दे रहे थे। तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, नाना फडणवीस को दे रहे थे समर्थन, और अंग्रेज किसी और को दे रहे थे समर्थन। तो जब ये इस तरह का टकराव आ गया, तो अंततः दोनों के बीच में युद्ध होता है। और जब दोनों के बीच में युद्ध होता है तो हार होती है। अब जब हार होता है तो पूरी तरह से जो मराठा शक्ति थी वो बर्बाद हो जाती है, समाप्त कर दिया जाता है। और पेशवा पद भी जो था उसको भी खत्म कर दिया जाता है। और जो मराठा राज्य था, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उस पर कब्जा किसका होता है? अंग्रेजों का एक अधिकार हो जाता है। और जितने भी मराठा के मुखिया लोग थे उनको सेना रखने का इजाजत नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से जो अंग्रेज लोग हैं मराठा पे पूरा कब्जा कर लेते हैं, उसको अपने काबू में ले लेते हैं और पूरी तरह से मराठा पावर को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन्हें आप देखिए, इनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स, और ये जो थे ये गवर्नर थे, जनरल गवर्नर बन के आए थे। और इनका जो शासनकाल रहा था वो कब तक रहा? इनका शासन मतलब कि इन्होंने 1813 से लेकर 1823 तक ये गवर्नर बने रहे भारत में आकर। और इनका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब अगर इनका जिक्र हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्होंने कोई पॉलिसी डेवलप की होगी, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने किस तरह का क्या पॉलिसी लेकर आया था। तो एक्चुअली इन्होंने एक पॉलिसी बनाया, और पॉलिसी में इन्होंने क्या पॉलिसी बनाया था? पैरामोंटेसी का पॉलिसी बनाया था इन्होंने। अब ये क्या है? यहां तक तो हम लोग समझ रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते जा रही थी और भारत के कई इलाकों में अपना एक्सपेंशन कर रही थी, अपना विस्तार करते जा रही थी। लेकिन ये जो विस्तार कर रहे थे ये बहुत ही अग्रेसिव होके कर रहे थे। तो जब नया पॉलिसी जो गवर्नर हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, इन्होंने एक नई पॉलिसी डेवलप की, और इस पॉलिसी का नाम क्या था? पैरामोंटेसी। याद रखिएगा, पैरामोंटेसी। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने
एक पॉलिसी लेकर आया जिसका नाम था पैरामोंटेसी, यानी कि सर्वोच्च होने का दावा इन्होंने यहाँ पे करना शुरू किया। तो ये पॉलिसी उन्होंने लेके आया और इसमें उन्होंने जिक्र किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही सबसे ज्यादा सर्वोच्च है और वो उनका जो पावर है, यानी कि जो कंपनी का जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटर है किसी इंडियन स्टेट से। इंडियन स्टेट का पावर उतना मायने नहीं रखता है किसके लिए, कंपनी के लिए। कंपनी जो है वो सर्वोच्च है और उसका पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। और यही वजह रहा कि उन्होंने जितने भी इंडियन किंगडम थे जहां जहां पे भारत के शासन चल रहे थे वहां पे उन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया इस बात पर। लेकिन ये जो है ज्यादा देर तक नहीं चला, ठीक है। वो जब कब्जा करना शुरू किए, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सब जगह पे कब्जा करना शुरू कर दिए। उनको एक जगह पर चुनौती मिलना शुरू हो गया। कहां पे चुनौती मिला? तो कितूर में। कितूर जो है एक जगह का नाम है जो कि अब वो कर्नाटका के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक को पहले हम लोग क्या बोलते थे, कितूर बोला करते थे। तो कितूर में वहां पर भी कब्जा करना चाहते थे अंग्रेज लोग, और जो वहां स्टेट था, मतलब जो कर्नाटक का स्टेट था, उसको हथियाना चाहते थे, उसको कब्जा करना चाहते थे। लेकिन यहां पर रानी चन्नम्मा जो है वो विरोध प्रकट करती हैं। रानी चन्नम्मा जो है वो क्या कर देती हैं, यहाँ पे विरोध प्रकट करती हैं और हथियार उठा लेती हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और एक आंदोलन जो वो चलाना शुरू कर देती हैं कि आप हमारे राज्य में आकर कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो हुआ क्या फिर, लास्ट में युद्ध वगैरह तो होता ही रहा और लास्ट में रानी चन्नम्मा को 1824 में अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसको जेल भेज दिया जाता है 1829 में, और वो उसी समय मर भी जाती हैं। तो उनको अरेस्ट किया जाता है, फिर जेल में भेजा जाता है और फिर जेल में ही ये मर जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि मोमेंट खत्म हो गया था। तो एक रैना थी, एक रायना जो थी थे जो बहुत ही गरीब चौकीदार था, जो कि कितूर कहीं एक जगह पे रहते थे जिसका नाम था संगोली। संगोली एक छोटा सा जगह का नाम है जो कि कितूर में था, यानी कि जो कर्नाटक में था। तो वहां पे एक गरीब चौकीदार था जिसका नाम था रायना। वो क्या कर देता है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाता है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते बढ़ाते इनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है सब जगह से। तो सपोर्ट के माध्यम से जितने भी अंग्रेज लोग के अड्डे थे, कैंप वगैरह थे, या जितने भी उनके दस्तावेज थे, रिकॉर्ड्स वगैरह, उन सब को जो रायना है वो खत्म कर देता है। और लास्ट में फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रायना है उसको पकड़ लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है और फिर उसको फांसी में लटका दिया जाता है। और ये कब लटकाया जाता है? 1830 में। तो अंग्रेज फिर इनको भी फांसी पे लटका देते हैं। तो आगे जाकर हम इसकी काफी डिटेल जो है वो यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद अब देखिए धीरे धीरे हुआ क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब तो इस तरह से कर्नाटक में फैल चुका था। तो धीरे धीरे अब कंपनी जो है आगे की तरफ मूव कर रही थी। लेकिन कंपनी के पास एक प्रॉब्लम आ जाता है। क्या प्रॉब्लम आता है? इसको डर पैदा हो जाता है। किससे डर पैदा होता है? रशिया से। अब रशिया से क्यों इसको डर पैदा हो रहा था? क्योंकि रशिया जो है वो लगातार फैलता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज को ये डर था कि रशिया जो है वो पूरे एशिया में ना फैल जाए और नॉर्थ वेस्ट के तरफ से जो रशिया है वो कहीं भारत में ना घुस जाए। तो इस डर से जो ब्रिटिश लोग थे वो चाहते थे कि नॉर्थ वेस्ट को अपने कब्जा में ले लिए, क्योंकि रशिया लोग अगर आएंगे तो इधर से ही आएंगे, नॉर्थ वेस्ट से आएंगे, तो फिर उनका आपस में लड़ाई हो जाएगा। तो वो इस वाले नॉर्थ वेस्ट वाले पे जाके अपना कब्जा कर लेते हैं। लेकिन यहां पर इनको सामना करना पड़ता है किन से? अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान से इनको सामना करना पड़ता है। तो ये वहां पर भी एक लंबा लड़ाई लड़ते हैं और यहाँ पर 1838 और 1842 के बीच में घमासान युद्ध होती है। और उसके बाद धीरे धीरे जो है इनडायरेक्ट वे में कंपनी जो है वहां पर शासन करना शुरू कर देती है।
और 1843 आते आते तक में सिंध में जो है जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यहाँ पर अपना कब्जा जो है वो बना लेती है। अब बारी आ जाती है किसकी? पंजाब की। किसकी बारी आएगी? पंजाब। अब पंजाब में कब्जा करेंगे ये लोग। अभी तक तो सिंध में कब्जा कर चुके थे, अब कहां कब्जा करने जा रहे हैं? पंजाब में कब्जा करने जा रहे हैं। तो पंजाब में एक बहुत ही फेमस हम कह सकते हैं या बहुत ही शक्तिशाली एक राजा थे जिसको पंजाब का शेर कहा जाता था, और उनका नाम क्या था? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। तो ये बहुत ही शक्तिशाली पंजाब के राजा थे, महाराजा कह सकते हैं इनको, महाराजा थे, और इनका वहां पे दबदबा था। तो इन्होंने क्या किया कि कंपनी को तो लात मार के पीछे भगाना शुरू किए, लेकिन जब इनकी डेथ हो गई, जब यानी कि इनकी डेथ कब हुई थी? 1839 में हुई थी। आपको डेट अभी फिलहाल कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, घटना को ध्यान से देखिएगा। तो जब महाराजा का डेथ हो जाता है रणजीत सिंह का, तो फिर यहां पर क्या होता है कि सिख किंगडम के बीच में एक युद्ध चलता है, और इस युद्ध में जो फाइनली जो एक रिजल्ट निकल के आता है 1849 में पंजाब पूरी तरह से कब्जे में आ जाता है। किसके कब्जे में आ जाता है? अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। अंग्रेज जो है इस पर कब्जा कर लेते हैं। तो अंग्रेज कब तक कब्जा नहीं कर पा रहे थे? जब तक रणजीत सिंह जिंदा था। लेकिन रणजीत सिंह का जैसे डेथ होता है तो पंजाब में वो कब्जा कर लेते हैं। तो यहां पर आपने क्या देखा कि किस प्रकार से वो भारत के जितने भी शासक थे उनको वो लगातार डिफीट करते चले गए, और यहां पर उनको खतरा जब महसूस हुआ रशिया लोगों से, तो किस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि जो आपका नॉर्थ वेस्ट था वहां पर जाके कब्जा कर लेते हैं। तो उनका मुकाबला अफगान से होता है, तो वहां पर भी वो जीत हासिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो अंग्रेज लोग थे वो धीरे धीरे सब जगह पे कब्जा करते जा रहे थे। जब अंग्रेजों का मन इस तरह से नहीं भरा, तो देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अंग्रेजों का जो शासन करने का नीति है वो कितना तेज होता जा रहा है। तो एक नीति आया जिसको हम विलय नीति कहते हैं, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब एक विलय नीति, यानी इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इसे कहा जा सकता है कि हड़पने की नीति। किसी चीज को हड़पने की नीति को हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। तो ये नीति किसने लाया और क्यों लाया? तो दरअसल ये नीति लेकर आए थे डलहौजी। डलहौजी इनका पूरा नाम था, लॉर्ड डलहौजी। अब ये थे कौन? तो ये जनरल गवर्नर थे। ये जनरल गवर्नर कब से कब तक रहे? 1848 से लेकर 1856 के बीच में ये जनरल गवर्नर बने रहे। तो इन्होंने एक पॉलिसी लेकर आया, और उस पॉलिसी का नाम था हड़प नीति, यानी किसी चीज को हड़प लीजिए आप, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये वाला जो है ये पॉलिसी ये लेकर आए। तो इस पॉलिसी का नाम याद रखिएगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये किसने लेकर आया? तो लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने ये नीति लेकर आया। अब इस नीति में था क्या? तो इस नीति में यह था कि मान लीजिए कि कोई भी इंडिया का रूलर है, तो अगर वो मर जाता है और उसका शासक करने वाला अगर उसका वंश में अगर कोई मर्द नहीं है, तो वो जो एरिया होगा वो अपने आप किसकी हो जाएगी? अंग्रेजों के अधीन हो जाएगी, यानी कि अंग्रेजों का कब्जा उस पर हो जाएगा। बड़ा खतरनाक मतलब चाल जो है यहाँ पे चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे युद्ध नहीं करना चाह रहा है, अब ये कुछ नियम कानून लेकर आ गए। अब ये नियम कानून के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि अब जितनी भी सत्ता है, जितने भी पावर, उसको हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह का मानसिकता है यहाँ पर अंग्रेजों की। तो इन्होंने एक रूल बना दिया, एक पॉलिसी बना दिया कि अगर कोई राजा मर जाता है और उसको चलाने के लिए अगर उसके वंश में कोई लड़का नहीं है,
तो फिर वो जो स्टेट होगा वो किसका हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। मतलब अब उसका राजा अंग्रेज होंगे, वो हिस्सा अंग्रेजों का हो जाएगा। तो इसी नीति को कहा जाता है द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला जो नीति है, ये जो पॉलिसी है, वो डलहौजी क्यों लेकर आए थे। और इसी तरह से इस नीति के आधार पर अंग्रेजों ने सतारा को हड़प लिया 1848 में, संबलपुर को हड़प लिया 1850 में, उसी तरह से उदयपुर को हड़पा, नागपुर को हड़प लिया और झांसी को भी यहां पे इन लोगों ने हड़प लिया। तो इस तरीके से इस पॉलिसी के आधार पे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के आधार पर अंग्रेजों ने इतने सारे एरिया को हड़प कर अपना राजपाट चलाना शुरू कर दिया। अब देखिए, इससे भी मन नहीं भरा तो अंग्रेजों ने एक और चाल चली। अब ये हम लोग पहुंच जाते हैं 1856 के आसपास में। अब इन्होंने क्या चाल चला, तो यहां पर एक अवध जो है, अवध पे इनका कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का। अब अवध में वो कब्जा कैसे करते हैं, अब देखिए यहां पे किस तरह का चाल चलेंगे अंग्रेज लोग। तो अंग्रेजों ने ये कहा कि हम लोग अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए कि कहीं पर अगर पावर का दुरुपयोग हो रहा है और जनता पर उसका नुकसान हो रहा है, मिस गवर्नमेंट हो रहा है, तो वहां की जो सरकार चला रही है, जो भी नवाब या जो भी, उनको हटा दिया जाए और वो सीधा सीधा किसके अंडर में आ जाए, अंग्रेजों के अंडर में आ जाए। तो एक ये नीति चलाया कि कहीं पर कोई राजा है, जैसे कि हाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अवध का ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर शासनहीनता की व्यवस्था बनी हुई है, ठीक से राजा चला नहीं पा रहा है, पब्लिक जनता को खुश नहीं रख पा रहा है। तो अब इस कारण से अंग्रेज कह रहे हैं क्या बता के कि ये मेरा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि अब जो वहां जनता है उनको इन सब चीजों से मुक्त करें, आजाद करें। तो इसके लिए वो क्या करेंगे कि वहां के राजपाट को ये खुद संभाल लेंगे मिस गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इस तरीके से भी उन्होंने क्या किया, हड़पना शुरू किया। और जब इस तरह से वो करना शुरू किए तो वहां के जो लोग थे, अवध के जो लोग थे, वही जो थे एक बहुत बड़ा जंग छेड़ देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। अब चलिए हम लोग यहां पे समझेंगे कि किस प्रकार से इंडिया कैसे कैसे गुलाम बनता गया, कैसे कैसे अंग्रेज इनको कब्जा करते गए, किस किस साल में। तो अगर आप यहां पर देखेंगे 1797 में देखिए भारत का रूप क्या है। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो पीला वाला पार्ट आपको दिखाई देगा वो अंग्रेजों ने हथिया लिया था, और लाल वाला इस टाइप का जो आपको रंग दिखाई दे रहा है अभी ये आपका फ्री है, यानी कि अभी भारत के लोग यहाँ शासन कर रहे हैं। तो देखिए जब 1797 में आया तो पीला वाला पार्ट आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है इसको कौन कब्जा कर लिया, अंग्रेज लोग कब्जा कर लिए, यानी बनारस की बात कर रहे हैं, कलकत्ता की बात कर रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। फिर आप यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्होंने कब्जा करना शुरू किया, फिर यहाँ मद्रास में कब्जा करना शुरू किया, फिर यहाँ पे कब्जा किया। तो धीरे धीरे इस तरीके से क्या किया, अंग्रेजों ने 1797 में बहुत थोड़ा सा कब्जा किया। अब देखिए कब्जा करते 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 और बढ़ गए, अब तो यहीं तक थे। अब देखिए धीरे धीरे फैलना शुरू कर दिए, यहां से यहां देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यहां से यहां पूरी तरह से जो है ये फैलना शुरू हो गया। अब अंग्रेजों ने ज्यादा कब्जा करना शुरू किया, ज्यादा नियंत्रण में अपना, मतलब देखिए कि क्षेत्र का विस्तार वो कर रहे थे कैसे। उसके बाद देखिए जब 1857 तक ये पहुंचते हैं तो ये लगभग सब जगह पे कब्जा कर लेते हैं, भारत के चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब 1797 में अंग्रेज लोग आए तो इतना कब्जा किया, और जब 1840 में आए तो इस प्रकार से इन्होंने कब्जा किया, और 1857 पहुंचते पहुंचते आप देख सकते हैं भारत के कितने सारे क्षेत्र में इन्होंने कब्जा कर लिया।